मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज हम हमारे चैनल की टीम शाह बाजार पे पहुंची हैं। एमआईएम के विभाग प्रवक्ता आरिफ हुसैन कार्यालय पे आप मौजूद हैं। हमारा आने का एक मकसद है, काफ़ी सैकड़ों लोगों से हमारी मुलाकात हुई हफ्ते में। काफ़ी लोगों ने कहा कि जालना रोड से अपने चंपा चौक से जालना रोड का जो रोड निकल रहा है मास्टर प्लान, उसमें सैकड़ों लोग मुतासिर हो रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं। लोगों ने कहा कि बस उसके ऊपर कुछ चर्चा की जाए, कुछ बात की जाए, हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए हम तमाम बातों में हम तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सर हमारे चैनल में स्वागत है, खैर मकदम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मास्टर प्लान को लेकर आज लोगों की नींदें हराम है, इसके ऊपर क्या कौन सा मास्टर प्लान? जालना रोड अपने चंपा चौक से जालना रोड को जो मामला जा रहा है, 80 फीट 100 फीट कौन सा रोड है, क्या है वो? देखिए, ये प्लान 1970-72 का है और 1970-72 से ये डेवलपमेंट प्लान के अंदर लिया हुआ है। 100 फीट का रोड है जी। दमड़ी महल से लेके तो चंपा चौक जी, चंपा चौक से रेंगटीपुरा, रेंगटीपुरा से रमनसपुरा, दादा कॉलोनी काटता हुआ ये जाएगा जालना रोड को मिलेगा जी। तो ये 100 फीट के रोड के रुंदीकरण के लिए, यानी कि इसके मास्टर प्लान के लिए, जी क्यों तो दमड़ी महल से चंपा चौक तक का रोड बन चुका है। जी मसला चंपा चौक से लेकर तो जालना रोड तक का है। जी। इसकी डिमांड बार बार हम लोगों ने भी हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से की थी। इम्तियाज़ जलील साहब ने इसका करस्पॉन्डेंस अस्तिक कुमार पांडे साहब, उसी के साथ साथ जी श्रीकांत साहब, जी, इनसे भी कहा कि साहब कुछ भी करके ये बहुत बड़ा शहर से कनेक्टिंग होने वाला रास्ता है ये वीआईपी रोड है, इसको अगर दमड़ी महल से हमने जालना रोड तक का अगर खोल डालें तो लोगों को बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी आमोदरफ्त के लिए, आने जाने के लिए, राहगीरों के लिए। और इस चीज़ का देखो बेड़ा उठाया है हमारे जी श्रीकांत साहब ने। जी श्रीकांत साहब को भी सवाल ऐसा है कि चंपा चौक से लेके तो इसके बीच में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हायल होती हैं जी, या जितनी भी प्रॉपर्टीज़ को इसके अंदर जद में आती है, तो इसके अंदर क्या लोगों का भी बहुत बड़ा, जैसे हमारे बशीर साहब, बशीर अहमद साहब जी, बशीर लॉन्स वाले हैं जी, उसी के साथ साथ एक अहमद साहब बोल के आगे रमनस्तपुरे में रहते हैं, उसी तरह जागीरदार फैमिली है जी, उसी तरह हमारे माजी नगर से समर सलीम पटेल साहब, और इस रास्ते को निकालने के लिए बहुत अच्छी जद्दोजहद कर रहे हैं हमारे एक्स कारपोरेटर बल्लाड़ साहब जी। इन सबकी काविश जद्दोजहद है कि ये रास्ता जल्द से जल्द खुल जाए। ऐसी बात लेके जब जी श्रीकांत साहब के पास में आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हमारी एक मीटिंग लिए थे, खासतौर से पूरे एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स की जी। उसमें फिरोज खान ने, मैंने इस इशू को उठाया था और इसकी अहमियत जो है तो कमिश्नर साहब के सामने बताई। वो दिन और आज का दिन जी श्रीकांत साहब ने इस इशू को इतनी गंभीरता से लिया और बिल्कुल ईमानदारी से इस काम को बेबाकी के साथ करना चाह रहे हो और बार बार आके इसके दौरे करते हैं, बार बार आके मेजरमेंट कराना चाहते हैं, टाउन प्लानिंग के लोगों की मीटिंग ले रहे हैं और अतिक्रमण विभाग के लोगों की मीटिंग ले रहे हैं और अतराफ में जितने लोगों की प्रॉपर्टीज़ जा रही है इन लोगों से भी मीटिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को बुला रहे हैं और जल्द से जल्द इस रास्ते को निकालने की पूरी अंतक जद्दोजहद और कोशिश जारी है। सर सवाल ये है, जब हम शहर में मतलब वार्ड में घूम रहे थे, लोगों का कहना था कि 72 का अपना प्लान का पेश किया, ये नहीं कि आधी सदी 50 साल के ऊपर होते साहब। उस ज़माने में प्लाट किने 2000 में लिया, किने 500 में लिया, किने 700 में लिया साहब। आज वो प्लाट की कीमत लाखों में तक पहुंच गई है। सवाल ये, ठीक है जनता भी इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन 72-50 साल गुजर जाते हैं, फिर अचानक वो जो गरीब है ना पेट काट के पैसे जो प्लाटा लिए, अब कहाँ जाए साहब? वो लाखों की प्रॉपर्टी होगी ना। देखिए, ओल्ड सिटी के अंदर सिर्फ डेवलपमेंट का प्लान रुका हुआ है। शहर के अतराफ के अंदर आप जाके देखेंगे तो डेवलपमेंट हो चुका है। लोगों ने क्या किए, लोग खुद तरक्की पसंद हो चुके हैं जी, लोगों के जहन तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों ने कई अपनी प्रॉपर्टियाँ खुद दी है बुला के जी। अब आप बता रहे कि 50 साल से ज़ेर इल्तिमाम पड़ा हुआ, बिल्कुल ज़ेर इल्तिमाम पड़ा हुआ। मेरी तो डेवलपमेंट करने की इच्छा है, पहल आपकी भी तो होनी चाहिए ना। जिनकी प्रॉपर्टीज हायल हो रही, आप कैसे अपने प्रॉपर्टी के रेट गिना दिए जी, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी के पीआर कार्ड है, जिनकी रजिस्ट्री है जी, उनको जी श्रीकांत साहब ने कहा कि उनको जो है तो टीडीआर दिया जाएगा। टीडीआर के रेट बढ़ा दिए गए जी, और बिल्डरों को कंपलसरी कर दिया गया कि 40% तक टीडीआर उन्होंने लगाना तो ही परमिशन को फाइल डालना जी। तो यानी कि लोगों का नुकसान होने वाला नहीं। लेकिन जैसे ही रमनसपुर से आगे जाएंगे, अब दादा कॉलोनी का तरफ का एरिया वो पूरा बॉन्ड पे है जी, तो जिनकी बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है उनके लिए भी अपने रास्ता निकाल के रखे जी श्रीकांत साहब ने। उनको भी प्राय व्यवस्था बोल के कोई घर देने वाले हैं, कुछ 216 217 गट नंबर के अंदर मैंने सुना है वहाँ प्लॉट भी देने वाले हैं। लेकिन ये जो 100 फीट का रोड है, ये रोड है 100 फीट का, आप समझ जाओ जी। दमड़ी महल से चंपा चौक तक 100 फीट का हो गया, जी, चंपा चौक से जालना रोड तक का ये 100 फीट का रास्ता है जी, और ये 100 फीट का रास्ता अगर खुल जाए तो इसके अंदर अवाम भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही। जो लोगों की प्रॉपर्टीज जा रहे, बहुत सारे लोग तैयार भी है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी सोच बनती है कि वो डेवलपमेंट में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते, अपने जहनों से बाहर ही निकलना चाहते।
तो वो लोगों को भी देखना पड़ेगा दुनिया किधर जा रही। और जी श्रीकांत साहब है जी, अभी जॉइंट मेजरमेंट सिटी सर्वे के साथ मिलने के बार बार ऑर्डर निकाले साहब ने जी, आज या कल के अंदर जॉइंट मेजरमेंट होने वाला है। क्यों? तो मार्किंग पहले कभी किसी ने कुछ डाल दिया, कभी किसी ने कुछ डाल दिया, जी, कभी मार्किंग 3 फीट इधर जा रही, कभी 3 फीट इधर जा रही। जी, अब लोग भी तो जब स्पॉट के ऊपर जब लोग काम करने को आते हैं लोग बहुत पजल कर देते, लोगों को गुमराह कर देते। जी, लेकिन हमारा ये बोलना था कि, और कमिश्नर साहब ने बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया कि टाउन प्लानिंग के लोग, उसी के साथ साथ सिटी सर्वे के लोग, कॉर्पोरेशन के लोग और प्लस जिनके प्रॉपर्टीज है वो लोग सब सामने रह के जॉइंट मेजरमेंट होगा। और जॉइंट मेजरमेंट होने के बाद में सच्चाई सामने आ जाएंगे। और एक बार अब जो मार्किंग गिर जाएंगी उसमें से इंच भी सरकने वाला नहीं है। और ये इस मास्टर प्लान का काम हो जाएगा, यानी कि घरों को निकालने का काम हो जाएगा। सर सवाल ये है, जैसा आपने किया बॉन्ड का जिक्र किया, ठीक है बॉन्ड पे है, ठीक है बात सही है, लेकिन आज की वैल्यूएशन में कोई प्लाट 50 लाख का है, 60 लाख का है, 35 लाख का है, जैसा आपने कहा कि वो देने वाले, अब वहाँ का वैल्यूएशन निकाले साहब तो वो 10-12 लाख में टप जा रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान महसूस हो रहा है कि हमने पेट काट के आज के हमारे लिए थे, आज हमारा जो 40-50 लाख का प्लाट है, अगर हमको 10 लाख का मकान मिल रहा है 40 लाख का घाटा है। ये लोगों की सोच है। नहीं, देखो लोगों की सोच तो आसमान पे जाएंगी। जब आपकी प्रॉपर्टी की पेपर ही क्लियर नहीं है, जब उसकी रजिस्ट्री और पीआर कार्ड ही नहीं है, तो गरीबी माहौल था साहब। नहीं सुनिए ना, मेरे गरीब है तो घर दे रहे ना, उनको छत दे रहे ना। लेकिन अगर इस सोच से आप बाहर नहीं निकलेंगे तो अभी 50 साल हुए और 50 साल इंतजार करो फिर। और फिर होगा क्या कि आज एक कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आए हुए जो आपके पुनर्वसन का सोच रहे, आपकी प्राय व्यवस्था देने का सोच रहे, आपको मुबदले में घर देने का सोच रहे। वरना जिनके पास बॉन्ड है, कई लोगों की मिला के निकालिए, पूछो सर आज तक उनको प्राय व्यवस्था में कुछ मिला क्या। लेकिन ये साहब की सोच बहुत अच्छी है, जी श्रीकांत साहब की। ये किसी के घर का छत नहीं छीनना चाहते, ये छत के मुबादले में आपको छत देना चाह रहे हैं। लेकिन हमको भी थोड़ा सा ब्रॉडबैंड करना पड़ेगा। और चंद लोग हैं वो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं उसमें। जैसे आप बात बता रहे कि जो बॉन्ड वाले लोग हैं, तो ऐसे नहीं कि पूरे बॉन्ड वाले लोग जिद करके बैठे, कई लोग तैयार है, आधे ज़्यादा लोग तैयार है उसमें देने को, वो हर चीज़ को मानने को तैयार है। लेकिन कुछ लोगों की आदत ये रहती है कि वो जिद और हठधर्मी पर उतर जाएंगे, तो फिर कॉर्पोरेशन को इख्तियारात बहुत है जी, कॉर्पोरेशन उस तरीके से भी काम कर लेंगे। लेकिन रोड का निकलना ज़रूरी है। हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, नाम इस फेवर में कि किसी का नुकसान हो, लेकिन लोगों ने भी कई मसाहलियत करने की और कई कॉम्प्रोमाइज़ का माइंड से ही काम करना चाहिए। सर ऐसा हो सकता है क्या, ये चंद लोगों की सोच थी कि भाई जैसा हमारा प्लाट 600 स्क्वायर फीट का है, मान लो 30 लाख का है, अब घर में 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, घर बड़ा, आदमी सोचता बेच के दूसरी तरफ जाएंगे कि उनको 1200 स्क्वायर फीट दे दो कि ठीक है भाई महंगे के हिसाब से इक्वल टू हम दे देते ताकि आपका भी कहीं ना कहीं समाधान हो जाए। ऐसा हो सकता है, मुमकिन है सर? देखिए अंसारी साहब, ये डेवलपमेंट प्लान कब से आया हुआ है? 50 साल से आया हुआ है। ये बात तो आपको मालूम है कि 50 साल से ये सब होने वाला है। 50 साल में आपने क्या तैयारी करे? सवाल ही फिर कॉर्पोरेशन के एक्शन क्यों नहीं सकते साल? सुनिए ना, यही तो बात आई ना फिर कि मुबदले की बात थी। अच्छा। किसी का घर आप फुकट में तो ले नहीं सकते, जिनकी रजिस्ट्री जिनकी पीआर कार्ड है आप उनके फुकट तो ले नहीं सकते। तो माहौल बनते 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 50 साल लग गए आज। और 50 साल के बाद भी अगर हम वहीं खड़े हुए हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप तरक्की पसंद नहीं है, आप तरक्की को जो है तो सपोर्ट नहीं करना चाहते। सिर्फ देखो बातों के मकड़ जाले में आप मेरे को मैं आपको बहुत कुछ ले सकते, लेकिन काम तो झुका तो है ना, तो थोड़ा लेके थोड़ा दे के थोड़ा पकड़ के थोड़ा छोड़ के काम करना पड़ेगा। और मैं फिर बार बार कहूँगा तमाम अवाम से, देखिए जी श्रीकांत साहब जैसा कमिश्नर आपको नहीं मिलेगा। ये तरक्की पसंद इंसान है, लोगों के हमदर्द है, लोगों का नुकसान नहीं चाहते और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसा उनको मदद करते आती इस तरीके से काम करते हैं। आज ओल्ड सिटी के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए, ऐसा नहीं है कि नई सिटी में नहीं करे, लेकिन माइंड बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल इम्पार्शल है जी श्रीकांत साहब। स्पॉट पे हमने कई बार लेके आए, मैं नासिर सिद्दीकी साहब, फिरोज़ खान साहब, इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत के ऊपर जब हमने कमिश्नर साहब को जो कामों पे लेके आए, एक बार आके स्पॉट इंस्पेक्शन कर लिए तो फिर वो काम करे ही करे उन्होंने। फिर कोई चीज़ की परवाह नहीं करेगा, फंड कहाँ से क्रेस किया जाएगा, काम कैसा होगा। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, चंपा चौक से लेके तो आज़ाद ये जालना रोड तक जितने लोगों की इमलाक, जितने लोगों की प्रॉपर्टीज़ ये रास्ते में जारी है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप कमिश्नर साहब के पास प्रस्ताव आके देखें, आप अपनी बात उनके सामने रखें और जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो रास्ता निकाले। आपके दादा कॉलोनी वाले लोगों से मैं कहूँगा कि बल्लाड़ा साहब से मिलो और उससे पहले इधर अगर कोई रमनासपुर तक जितने लोग हैं, फिरोज़ खान साहब है, नासिर सिद्दीकी साहब है, इनसे मिलो। आपको लिया कि हम जॉब की हो सके सलीम पटेल साहब जो हमारे एक्स कारपोरेटर हैं, इनसे मिलिए। तो ये वो लोग हैं आपकी मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन रास्ते का निकलना ज़रूरी है, इसके अंदर सबने जहन बनाना चाहिए और इंशाल्लाह ये काम बहुत जल्द होने वाला है। सर ऐसा क्यों नहीं हो पाता? जैसा आप जो है तो जैसा एक मास्टर प्लान आया, ठीक है, डेवलपमेंट हो जो भी हो,
तो उसको एक मियाद के 5 साल में हो जाना चाहिए। आवाम को बोलना चाहिए कि भाई ये शहर का, ये गली का रोड मास्टर प्लान होने वाला है, आज हमने कानून को इसको पास किया, फाइल को पास किया, 5 साल के भीतर हो जाना चाहिए। बात गवर्नमेंट पास करा दी थी, फिर बात फंड नहीं है, ये नहीं, फिर लोग भी झकोले में आ जाते, लोग बोलते भाई नहीं होगा, कब होगा, जान दो, चल रहा है। तो कानून की नहीं मत तक मेरे को एक बात बताइए, कुछ चल रहा ना कुछ चल रहा ना, कोई झकोले में नहीं रहता, सबको मालूम है क्या होने वाला है। अभी जितने लोगों के रास्ते जा रहे हैं ना, ऐसे कई लोग हैं 70% जिन्होंने मुतबादिल जगह ले चुके खुद के अपनी तैयारियां कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन देखिए कुछ लोग, अगर मैं मेरे हालत ही नहीं बदलना चाहता तो फिर ये मेरा अपना मसला। और ठीक है, MRTP एक्ट ऐसा है जी, महाराष्ट्र टाउन प्लानिंग रीजनल एक्ट जी, इसके तहत मास्टर प्लान किया था। मेरे को एक बात बताइए आप कि जो मास्टर प्लान डाला गया जी, कहाँ कैंसिल हुआ आज तक? आप भी अटक के बैठे हुए, ना आपको परमिशन मिलती, ना परमिशन के तहत घर बना सकते, ना बैंकिंग से लोन मिल सकता। ये जो घर बने क्या ऐसे बने? हाँ, सब इलीगल में गिनती में है वे। आप बताओ उनको जाके परमिशन मिलती क्या? उनको बना नहीं सकते, बनाएंगे तो इलीगल है। इलीगल है तो कारपोरेशन अपने कानूनी अधिनियम के हिसाब से, कानूनी एक्ट के हिसाब से कभी भी इस पर कार्रवाई कर सकती। मतलब चल रहा बस कैसे भी? हाँ, बस वही चल रहा तब तक 50 साल, 50 सालों से ये चल रहा। मेरे को आप बताइए कि महानगर पालिका मेहरबानी होगी फिर ये उनके ऊपर, ऐसी बात समझे जाएंगे आप। 50 सालों से 100 फीट के रास्ते का रिजर्वेशन डाला हुआ है जी। उसके बावजूद जब 50 साल पहले तो आपने देखोगे सबके टीन के घर आते जी, अब RCC के बने हुए हैं जी, यानी कि मेरे को मालूम है कि मेरी जगह जो है तो ये रोड की जद में आई है जी। ये मेरी हिम्मत है कि मैं फिर भी बना रहा। और क्या सोचता मैं, जब होगा जब देखा जाएगा। अब जब होने का टाइम आया तो फिर मैं तो गरीब बन गया, फिर अब मेरे साथ में इंसाफ करो। तो कहीं ना कहीं हमने जो जोखिम लिए, रिस्क हमने लिए हुए जी, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर बताइए, देखो बहुत बड़े कारोबार खुल जाएंगे जी, प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ जाएंगे जी, लोगों को आमोदरफ्त में सहूलत हो जाएगी जी। और सबसे बड़ी चीज़ आज ये है कि लोगों के हाथों को कारोबार मिलेगा। जी। तो इस पहल के अंदर भी लोगों ने सोचना चाहिए। सर क्या इमाम इस बात की नुमाइंदगी कर सकती है कि साहब मान लो कि इसका 50 लाख के 60 लाख के जो तो अपने जो उनको वो हो रहा अपने मुतासिर हो रहा है कि भाई जहाँ भी ज़मीन देने वाले हैं आप वहाँ पर 1200, 1800, 2000, ताकि आने वाले वक्तों में उनको भी एक समाधान हो सके कि भाई चलो हमारा गया लेकिन आने 10 साल में हम भी डेवलप हो जाएंगे। जितनों की प्रॉपर्टी, जिनके TDR है, जिनके पास रजिस्ट्री है, जिनके पास PR कार्ड है, उनको TDR मिलने वाला है। उसका वो बताइए नफा नुकसान कैसा रहेगा? बहुत, उसके अंदर कोई नुकसान, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, सुनिए ना, कोई नुकसान होने वाला नहीं उनका। तो बताइए, खुल के बताइए। उसके अंदर खास बात ये कि कमिश्नर साहब ने उसका रेट भी बढ़ा दिए। आपके अगर 600 स्क्वायर फीट जा रही तो आपको 3 पट बढ़ा के दे रहे। सुनिए दूसरी बात। अच्छा। और उसके बाद में बिल्डरों को आपने जो तो वो कर डाले, रिस्ट्रिक्शन कर दिए, उनको बंधन कारक कर दिए, लाजमी कर दिए कि 40% TDR तुमको खरीदना पड़ेगा, जब भी परमिशन की फाइल डाल सकते हैं। अभी मार्केट में TDR नहीं है। आपकी खास बात मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में TDR नहीं है, बिल्डर लोग मिल रहे हैं, TDR नहीं मिल रहा। तो जिनके पास रजिस्ट्री है, जिनका PR कार्ड है, उनका ज़्यादा मसला ही नहीं है। ये मसला सिर्फ उन लोगों का जिन्होंने बॉन्डों के ऊपर बैठे हुए जी। अब बॉन्ड पे बैठने का साफ मतलब है कि ये प्रॉपर्टी उनकी तो है ही नहीं जी। अब जिन किसी की प्रॉपर्टी है, साहब खरीदे हुए ना करो, मैं बता रहा हूँ, खरीद तो रजिस्ट्री क्यों नहीं करे? अब गरीबी इतनी साहब क्या करेंगे? अरे होती नहीं रजिस्ट्री उनकी, जब बॉन्ड पे बैठे हुए है वो उनकी रजिस्ट्री नहीं होती, इसलिए बैठे हुए बॉन्ड पे। इतने साल आपने रह गए, लेकिन आपने मुतबादिल जगह अपने आला औलाद का फ्यूचर का मुस्तकबिल का सोच के कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन अभी भी आपका नुकसान नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जी श्रीकांत साहब कमिश्नर बहुत अच्छे हैं। मैं यूं ही तारीफ नहीं कर, आस्तिक कुमार पांडे साहब की हमने बहुत आलोचना की थी, क्यों तो डेवलपमेंट के काम नहीं करते थे। जब कमिश्नर काम नहीं करते हम रस्तों पर उतर के एहतजाज करते, लेकिन जब तुम्हारे पास में डेवलपमेंट करने के लिए कोई अच्छी सोच वाले ऑफिसर आए हुए हैं तो हमको उनकी कदर करना पड़ेगा और उनको तौन भी करना पड़ेगा और बहुत इंटरेस्टेड हुए रास्ता निकालने में जी। तो अभी जॉइंट मेजरमेंट हो जाएगा सिटी सर्वे का, टाउन प्लानिंग का, और जिनके प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ में जॉइंट मेजरमेंट के साथ में जब मार्किंग गिर जाएंगी, वो मार्किंग जो लास्ट मार्किंग रहेंगी और उसके हिसाब से रास्ता खोलने का काम शुरू हो जाएगा। सर मोटा मोटा एक जहन में जो एक ये मेरा सवाल पब्लिक का बता रहा हूँ, पब्लिक के नज़रिए सवाल कर रहा हूँ आपको। जैसा मेरा है 20-30 का प्लाट, उसकी लागत समझो आज 50 लाख है, जैसा आपने TDR बोले। अब मैं वहाँ से घर छोड़ रहा हूँ आंसुओं के साथ, तो मेरा नुकसान कितना, फ़ायदा कितना, ये तो खुल के बता दीजिए। जब 50 लाख की मेरी प्रॉपर्टी, ये सारी बातों के लिए आपको जितना खुल के जाने के आप आंसू नहीं लेंगे। अच्छा, आपकी आंख में आंसू नहीं आएंगे जी जी। आपको कहीं भी ये नहीं जाएंगे लगेगा कि आपको ठग लिया गया जी जी, ये आपकी प्रॉपर्टी को कहीं लूट लिया गया। अच्छा, या उसको जो है तो ज़ाय कर दी गई जी जी। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए अब मैं कमिश्नर तो हूँ नहीं। अच्छा तो आपको वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा ना, जिम्मेदारों तक करेंगे कोशिश के लिए। अरे हम तो बैठे, मैं तो नाम लेके बता रहा, नासिर सिद्दीकी साहब का, फिरोज खान साहब का, बल्लाड़ साहब का, सलीम पटेल साहब का, मेरा खुद का, इम्तियाज साहब का ऑफिस खुला है।
जी बिल्कुल हम लोग सब हम इसी में काम में लगे हुए सब ये जी सब चाहते हैं कि भाई ये रास्ता निकल जाए, और जो लोग परेशान हैं जिनको नहीं समझ रहा उनको बराबर वहाँ तक हम ले आके टाउन प्लानिंग के लोगों से मिलाते। कितने लोगों को हमने लेके कमिश्नर साहब से मिला है हमने कमिश्नर साहब से, और सलीम पटेल साहब ने बहुत लोगों की रहनुमाई करे इसके अंदर। तो देखिए जो लोग तरक्की पसंद है वो बराबर सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके अंदर बिल्कुल घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन एक बात सुनिए, अब जिनका 600 का जिनका पूरा जा रहा है ये उनकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन जिनका आधा जा रहा और आधा बच रहा, अच्छा ये मसला है। हाँ ये भी एक मसला है। कितना फ़ायदा है? 100 फीट के रोड पे आप आ जा रहे, जी आपका टीडीआर सामने है, आपको एफएसआई मिल सकता है, आपको टीडीआर मिल सकता है, आप ऊपर बनाइए, कारोबार खोल लीजिए, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कारोबार से लग जाएंगी, रोजगार लग जाएगा। तो सारी देखो नुकसानात भी चंद लोगों के हैं लेकिन फ़ायदे भी बेशुमार हैं। लेकिन लोगों को आमोदरफ्त के लिए, कारोबार के लिए, सबके लिए रास्तों का कुशादा ना, क्यों तो आप देखो आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ जी, अब गाड़ियाँ कितनी तेज़ी से सड़कों पे आ रही हैं जी, और पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और हम रास्तों को तंग से तंग करे चले जा रहे हैं, हम रास्तों को छोटे से छोटा करते चल जा रहे हैं। अब इंक्रोचमेंट कितने बढ़ रहे हैं जी, बार बार कारपोरेशन को कार्रवाई करना पड़ी। तो ये 100 फीट का रास्ता खुल जाएगा, बहुत बड़ा ट्रैफिक का मेंटली टेंशन भी लोगों का कम होगा जी, आमोदरफ्त के लिए रास्ते कुशादा हो जाएंगे, कारोबार के लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे जी, और रोजगार के मौके फराहम हो जाएंगे। सर एक सवाल है, फिर एक बार सवाल तो दोहरा रहा हूँ। जब बॉन्ड की आपने जिक्र किया साहब, आप जब हर्सुल बोलो जहाँ भी देंगे साहब, एक वो सेटिंग रहता है, बच्चों का स्कूल है, कॉलेज है, कारोबार है, आना है जाना है, तो ये कैसा होगा इनका? शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जनाब। जिस ज़माने में मैं स्कूल में पढ़ता था, चेलीपुरा तहताना का स्कूल था, एक स्कूल, आज हज़ारों स्कूल शहर में खुल चुके हैं। ये कोई वजह नहीं हुई, आपको जहाँ भी दिया जाएगा सारी फैसिलिटीज नज़दीक नज़दीक देखी जाएंगी ना। अभी लाइट पानी लाइट सब महाड़ा के कुछ घरों की एक स्कीम है जी, 2 बेड किचन की है। अच्छा, अब आज आपका सादा घर मेरे हिसाब से 15 लाख का है जी, अब 2 बेड किचन का मेरे को बताइए अब कितने का प्राइस होंगी कम से कम? आज के ज़्यादा 20-25 लाख का बहुत चली थी। तो मैं कह रहा हूँ कमिश्नर साहब से मिलो तो सही। अभी पैट के अंदाजों की दुनिया में क्यों परेशान हो रहे? पहले हकीकत ये हो सकता है जैसा आप बता रहे? क्यों नहीं हो सकता? अरे कमिश्नर साहब करने के लिए बैठे हुए हैं सब, हमारी कई बार उनसे मीटिंग हो चुकी है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जी श्रीकांत साहब जैसा कमिश्नर आज तक, आगे का तो अल्लाह मालिक है जी, इस कारपोरेशन को नहीं मिला जी, तरक्की पसंद है, सारे समाजों को लेकर चलना चाहते हैं, हर क्षेत्र के अंदर विकास करना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी का नहीं कि आप लड़के हैं मैं लड़का नहीं, जहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है बिल्कुल कर देते। और बार बार मैंने देखा, अभी आपने देखे होंगे कटकट गेट से लेकर रोशन गेट तक के मसला था जी, क्या स्टेटमेंट था साहब का आपने देखा? जी जी, कि देखो आप ही के रास्ते बड़े करो, आपके रास्ते बढ़ेंगे, आप ही के रोजगार होंगे। हम नहीं चाहते किसी को तकलीफ देना, हम नहीं चाहते किसी के सर पे से छत को हटाना, लेकिन आपको भी पहल करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन बात करी, जबकि पावर है उनके हाथ के अंदर, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। उनके इख्तियारात का इलीगल बोल के भी कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन वो किसी को बेघर नहीं करना चाहते, किसी के सर पे से छत को नहीं हटाना चाहते। ये सारी बातें हमारी 50 मीटिंगों के अंदर हो चुकी, वो हर एक ही बात पे कायम है कि मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के आना चाहिए और ताउन करना चाहिए। सर ये तो ही एक ये डेवलपमेंट की बात थी। अब आ जाते थोड़े सियासी गुफ्तगू पे आ जाते हैं कि सर अभी मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ वीडियो कुछ व्हाट्सएप पे चल रहा है, इम्तियाज़ साहब की शिकिश का मामला आया, इम्तियाज़ साहब के आने में जो बयान आ रहे हैं, उसे महसूस हो रहा है, महसूस नहीं बल्कि दिख रहा है कि आपके अंदर ही जो है तो कहीं ना कहीं एक बगावत के सुर हो रहे थे, हो चुके थे, और खामोश तरीके से इमाम के इम्तियाज़ साहब की तरफ इनके खिलाफ काम हुआ। कैसा देखते हैं आप? ये चल रहा है? हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा। देखिए ये सियासत है, अब नतीजे सामने आ चुके हैं जी, तो सारी हकीकतें भी सामने आ गई जी, अपने ही लोगों ने कैसी कैसी साजिशें रच के कैसे कैसे जो है तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो बात मुखालिफ छोड़ दीजिए आप। नहीं क्यों छोड़ेंगे? अरे मुखालिफ नहीं क्यों छोड़ेंगे? अपोजिशन की बात नहीं नहीं क्यों, कैसा अधिकार है बोलने का? आप नहीं कैसा छोड़ेंगे जी उनको? कैसा छोड़ेंगे? आपने जिंदगी में कभी समाज में कोई काम नहीं करे, सियासत में काम नहीं करे, पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी के अंदर के लोगों का होगा तो पार्टी के हमारी जो तो जायजा मीटिंग के अंदर सारी चीज़ें तय हो जाएंगी इसके अंदर। ऐसा जो कोई भी रहेगा जो पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा तो पार्टी उसके ऊपर बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करेंगी ऐसी चीज़। लेकिन सिर्फ बातें कैसी थी, अफवाहें आती है, हम कोई ठोस सबूत अगर सामने आएगा तो क्यों कार्रवाई नहीं होंगे? बिल्कुल कार्रवाई होंगी। फेसबुक व्हाट्सएप चला साहब, आपने देखे होंगे। देखिए फेसबुक व्हाट्सएप के जो स्टूडेंट होते हैं वो सच्चाई पे मुबन्ने थोड़ी रहते हो। अफवाह फैलाने के लिए तो सब कुछ जिसके दिल में जो आता फेसबुक और व्हाट्सएप पे आए बाशाएं आगे देता। हकीकत से जब टकराते तो हकीकत होती। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोगों ने जितने जोश के साथ में काम करना चाहिए था वैसा जोश उनका नहीं भी दिखा। लेकिन ये सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा और इम्तियाज़ जलील साहब पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शते। इंशाल्लाह इसी चीज़ें जब सामने आएंगी
तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। सर मैं भी शहर में घूमता हूँ, फेसबुक खंगालता हूँ, काफ़ी लोगों से मुलाकात करता हूँ। मैं भी इस वक्त कोई नाम नहीं लूँगा, लेकिन सुनने में आया है साहब, बहुत करीबी मतलब मोतबर बात वसू ज़रा से हमें भी इत्तला मिली है कि कम से 26 में से 15-16 सवार नगर सेवक ऐसे शायद उन्हें दोबारा टिकट ना मिले। ये कहाँ तक सच्चाई वाली बात है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब अंदाज़ों की बातें हैं। देखिए, जिन्होंने काम किया है ज़मीन के ऊपर और जो लोगों ने पार्टी के साथ में वफादारी से काम किया है, तो तुम और मैं कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? हमसे ज़्यादा हमारे इम्तियाज़ जलील साहब को और पार्टी के जिम्मेदारों को समझता है सब कि कौन पार्टी के लिए आगे मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा और कौन पार्टी को दोबारा और ताकत बख्श सकता। क्यों, तो देखिए एक बात बहुत सही है इसके अंदर कि हमारे 25 कारपोरेटर जो चुन के आए थे, तो इसके अंदर सभी ठीक है। मैंने अगर 100% काम करा होगा तो किसी ने 95% करा, किसी ने 90% करा, किसी ने 80% करा, किसी ने 70% करा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 50 के अंदर कराऊंगा। तो हमारा दो बदल का इख्तियार पूरा हमारे वरिष्ठ नेताओं को और हमारे कायदीन को बिल्कुल है। ये इनका आपको भी होगा ना, किने करा क्या नहीं करा? नहीं, वो तो वरिष्ठों के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। मिलती है तो साहब चाय पानी पीते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो फैसले तो उन्होंने करेंगे ना। जी। रिपोर्टें पूरी बिल्कुल रहती। आंदोलनों में कौन बराबर शामिल होता, अच्छा वो रिकॉर्ड करेंगे, सब रिकॉर्ड पर रहता, रिकॉर्ड मौजूद है सब। आंदोलनों में कौन शामिल रहता, कौन सिर्फ आके चेहरा दिखा के चल जाता, आखिर तक कौन शामिल रहता, मुकदमे किन पे हुए। इम्तियाज़ साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, फिरोज़ खान साहब, हम चंद लोग तो ऐसे हैं कि हर केस में हम मौजूद है जब भी पार्टी के आंदोलन होते। और ऐसा नहीं है कि और कुछ लोग भी रहते, लेकिन किसी की ज़ाती मजबूरियाँ भी होती है। लेकिन जैसा आप बता रहे वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। पार्टी जो तो सबके साथ बराबर इंसाफ करेंगे, किसी को ऐसा से कमतरी में जाने की जरूरत नहीं। आपका सवाल जो हमारे कारपोरेटरों को ऐसा से कमतरी में डालने वाला सवाल गुंज रहा साहब, ये नहीं सवाल गुंज रहा है, लोग अंदाजे लगाते हैं आपका टिकट कट जाना मेरे को मिल जाना ऐसा हो सकता है तो ये मतलब ही लोगों के ख्याल आ रहा है। लेकिन वाकई में समझो, जिन्होंने बहुत अच्छा काम अगर ज़मीन पे किया है और वार्ड के लोगों की अगर चाहत उनको है और पार्टी को भी लगता है कि पार्टी के लिए सबसे बेहतर है ये, तो क्यों हमारे कायदीन उनके साथ में नाइंसाफ़ी करेंगे? ऐसा कहीं भी नहीं होने वाला। ऐसा एक सवाल बड़ा सियासत, बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जब इलेक्शन हो रहे थे तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि समीर बिल्डर साहब को जो है तो चुनाव टिकट में आमदा का टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने भी बहुत ताकत लगाए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, प्रेस पे बहुत अच्छी से बात की। बताया मैंने कि भाई 10 साल मैंने पार्टी को दिया हूँ, जो भी है एक बड़ा नौजवान तबका उनके पीछे, सच्चाई से अब इनकार नहीं कर सकते। उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन अब हमें भी पता चला है, जैसे आप सुन रहे होंगे, कि उनको जो महासचिव की जो पद दी गई, जैसा आप चला, वो नाराज़ है, वो मूड में नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा जो ज़िले पे था वो नाराज़ है। तो क्या आपको लगता नहीं कि नाराज़गी से कि पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, समीर साजिद साहब ये नौजवान कायद है जी। इनको सबसे पहले शहर के अंदर शहर सदर बनाया गया जी। उन्होंने शहर के अंदर बेहतरीन काम किया जी। हेल्थ के सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम किया और समाज के अंदर भी बहुत बेहतरीन काम किया जी। इनकी इसी काविशों को देखते हुए पार्टी ने उनको ज़िला अध्यक्ष बनाया। जी। ज़िला अध्यक्ष बनाने के बाद में उन्होंने ग्रामीण के अंदर, क्षेत्र के अंदर भी बहुत बेहतरीन काम किया। तहसील के ऊपर कई आंदोलन लगाए, कई से जो ग्रामीण के काम थे, हमारे किसानों के इशूज़ थे, इनको कई बार उन्होंने उठाया है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही उनको महाराष्ट्र की पोस्ट दी गई। ठीक है, वो नाराज़ है, खुश है, ये बात आप कह रहे हैं, मेरे को तो कहीं से भी दिखाई नहीं दिया ऐसा, ना कई बात सुनाई उनके फॉलो फेसबुक चला रहे? नहीं, फॉलोअर जी, मैं फेसबुक और व्हाट्सएप के सवाल नहीं कर। सच्चाई है ना, बड़ी आप खुद जाके समीर साहब से मिले क्या? मिलूंगा ना आजकल मैं आपके, बस मैं आप सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। चेहरा बताता ना, चेहरा गवाही देता। नहीं, आप फिर मेरे ख्याल से आप जो है तो वो नजूमी, आप चेहरा देख के अंदाजा लगा लेते। मैं नजूमी नहीं है लेकिन आप जब उनसे खुद मिलेंगे जी तो वो आपको अपनी बात बता देंगे कि जिनको बड़ी पोस्ट मिली वो क्यों नाराज रहेंगे। क्योंकि उनको अब काम इम्तियाज़ जलील साहब की कमेटी के अंदर काम करने का मौका मिला उनको। अभी तक इंडिपेंडेंट शहर अध्यक्ष थे, वो इंडिपेंडेंट जो है तो ज़िला अध्यक्ष थे। अब साहब की बॉडी के अंदर काम करने का मौका मिला और उनकी काविशों को देखते हुए, उनकी कायदाना सलाहियतों को देखते हुए ही उनको जो तो असद अवीसी साहब ने उनको नामजद किया है। तो मेरे को नहीं लगता ये जो फेसबुक के और ये व्हाट्सएप के सवाल है, नहीं साहब, बुनियादी बात ये यूनिवर्सिटी ने तो इतना घान करके रखी हुई है कि ये शख्सियतों को बिगाड़ के रख देती है, लेकिन हकीकत वैसी नहीं है जैसा आप बता रहे। आप मिलेंगे तो सच्चाई आपको मालूम पड़ जाएगी। साहब एक सवाल, ये एक बड़ा अजीब सवाल है कि फिर भी दोहरा दे रहा हूँ, काफ़ी लोग चर्चा भी कर रहे हैं इसके ऊपर कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को अगर टिकट देते, इम्तियाज़ साहब अगर इधर से आ जाते, सेंटर में आ जाते, तो ऐसा लोगों का कहना है कि भाई 2 सीट निकल जाती थी। ऐसा लोग, क्योंकि 2,000-2,500 फास्टेस्ट हारे ना आप एक शिखर, तो हो सकता भाई ये लोग कह रहे हैं। देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब मेरी नज़र में तो मुकम्मल कामयाब हो चुके। सिर्फ जो बयानबाजियाँ वक्तों पर हुई, जिन्होंने जहनों को जो है तो भटकाया, और जो मुखालिफ पार्टियों ने
साजिश के तहत हमारे लोगों को ही उम्मीदवार बना के सामने उतारा। सिर्फ शिकस्त इसकी वजह से हुई। और जो 80,000 के 25,000 के दावे कर रहे थे, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जी 5,000 के भी नहीं रहे, वो उनकी गिनती भी नहीं है अब गिनती के अंदर। क्यों उनके सवाल कर रहे हैं आप? लोगों ने जगह बात, ठीक है, मगर देखिए आपके पहले, देखिए नहीं, मैंने आपके पहले इंटरव्यू में बोला था, आप भूल गए उस बात कि पार्टी से अगर मतलब बागी बनेंगे कहीं के नहीं रहेंगे। आज आप बताइए कहाँ है? लेकिन साहब इलेक्शन की एक्टिविटी चली तो उससे कुछ नहीं पार्टी रहता जी, कुछ नहीं रहता। पार्टी की तंजीम है, तंजीम की ताकत है ये। 92-93 हज़ार जो इम्तियाज जलील साहब को वोट मिला नहीं, ये पार्टी की ताकत है। आपको लगता नहीं कि उनको अगर टिकट दिए जाए तो 2 सीट निकल जाती? कुछ नहीं, बुरी तरीके से हार जाते थे। ये 5 मिले, मेरे को तो लगता और रेशो नीचे आ जाता था। एमआईएम से टिकट मिलने के बाद भी एमआईएम क्यों देंगी टिकट? एमआईएम टिकट दे रही, सारी चीज़ें देख के देती टिकट। टिकट क्यों काटा? टिकट क्यों नहीं दिया गया? अब आप प्रवक्ता, आप बता सकते हैं अंदर की बात? फिर बता दिया ना मैंने आपको कि उन्होंने काम नहीं अच्छा करे, कि नहीं जीत सकते थे, नहीं जीत सकते थे वो, इसलिए नहीं दिए। सब कम से कम जब पार्टी की बात करें तो पार्टी दम पे जीत सकती है। बहुत सारी अंदरूनी बातें, ऐसा साब्तों को बातें गई जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली थी, इसलिए नहीं दी। सर फिर भी देखिए, अब आ जाते हैं पानी के मुद्दे पर। एमआईएम ने 10 साल में लगातार जो है तो पानी के ऊपर आंदोलन की सारी बात की, लेकिन सच्चाई आपको मानना पड़ेगा कि आज भी 8-10 दिन में पानी आ रहा है। आखिर सर 8-10 कम से कम 6 दिन में आना चाहिए था। फिर आंदोलन इतने निवेदन देने का मतलब क्या है? देखिए, आंदोलन करना हमारा काम, निवेदन देना हमारा काम, जनता के इशू उठाना हमारा काम। सवाल अब शहर के उन लोगों से पूछो जो आग बंद करके शिंदेगढ़ को वोट मार रहे और जो बीजेपी को वोट मार रहे। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सटाखे मारने वाले इनके नेता कभी एक बार आके उन्होंने विजिट भी करेंगे? वो योजना का जो काम चढ़ी, तो जलवाहिनी का काम चल रहा पानी की, अगर इसके ऊपर इशू पे किसी ने उठाया तो सिर्फ एमआईएम उठा रही है, एमआईएम ही छातियाँ पीट रही है, एमआईएम ही चिल्ला रही। बताइए मेरे को, एकनाथ शिंदे गढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के दिए जी, पैटर्न के रहने वाले आप जी, पैटर्न से लेके उन्होंने कभी औरंगाबाद आ गए थे, कभी रुक के देखे क्या कि लाइन कहाँ रुकी हुई है और क्यों काम नहीं हो रहा? सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, हिंदू मुसलमान करके जज्बातों को भड़का रहे। ये निकम्मे और नाकारा लोगों का टोला आ गया हुआ चुन के। इनको पानी से मसला नहीं है, इनको सड़कों से मसला नहीं है, लोगों के रोज़गार से मसला नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा से इनको मसला नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना के सत्ताओं में आ जा रहे और वोट देने वालों को बाद में किस्मत के हवाले छोड़ दे रहे। लेकिन साहब एमआईएम आप ही आरोप लगता है कि आप हिंदू करते मुसलमान करते हैं, खुला करते? नहीं भैया, देखो, अगर कोई हमको हिंदू करके, कोई हमको मुसलमान करके पुकारेंगे तो मुसलमान बोल के जवाब देना पड़ता। फिर क्या बोल के जवाब देना? बोलिए आप। अब अगर मैं अंसारी साहब को बोलूँगा कि अंसारी साहब ने ऐसा कर डाले, तो फिर अंसारी साहब को जवाब तो देना पड़ेगा ना। देंगे क्या नहीं देंगे? बात सही है, सवाल का जवाब देना पड़ता। या भाई हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, सियासत मजहबी बातें क्यों निकल आता है? हम करते ही नहीं, हम नहीं करते। अभी नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह कहाँ सुने आपने? बोलो। नहीं, इलेक्शन में कहाँ सुने आप? बताओ कि हमने उस पर वोट मांगे। गलत बात नहीं करना। नहीं, फिर गलत बात मत करो आप। जलसे में नहीं, अल्लाह की किबराई करना कौन रोक सकता है इसको? मैं भी फिर मुसलमान हूँ, बस फिर सवाल ही नहीं करना चाहिए। मैसेज गलत जाता नहीं, कोई मैसेज गलत नहीं जाता। क्यों? सारे मजहब के लोग अपने अपने मजहब की बातें कर रहे हैं, किसी की जागीर है कि हमको दबा लेंगे, तो ऐसा थोड़ी चलता। सर अब आने वाले वक्त में हो सकता है 22 जनवरी को शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाँ हो सकता है, इम्कानात है। लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव होने वाले हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? अब क्योंकि लोकसभा अलग था, विधानसभा अलग है और कारपोरेशन अलग है। देखिए, लोकसभा में हमको 4 लाख के लगभग वोट मिले, विधानसभा में हमारे वोटों का रेशो बढ़ा है और इंशाल्लाह कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर पहले हमारे 25 से 40 के पार जाएगी इंशाल्लाह। सर मैंने एक बात याद आई कि जहन में कि इससे पहले मैंने आपका इंटरव्यू कवर किया था जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, जब तो राजू शिंदे साहब जैसा आपने बताया था हिकमत से भाई हमने दिल तो, लेकिन बाद में अफसोसनाक उनका एक वो बयान आता है कि नुमानी साहब के ऊपर उन्होंने जिस तरह से बातें की कि भाई जैसा उनकी वजह से हमारे सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रहा है वो, तो कैसा है? देखिए, सबसे पहली बात, जो मजहबी शख्सियत है उनका बड़ा एहतराम है, उन्होंने खुल के ऐसी बात करना ही नहीं चाहिए और ना ही किसी की तायद में आना चाहिए, ना किसी की हिमायत में आना चाहिए। हिकमत अमली कोई चीज़ का नाम है? हाँ बिल्कुल है। हिकमत अमली से अगर आप काम करते तो हमारे पास के भी दोनों उम्मीदवार जीत जाते थे और मास्टर में बहुत सारा फ़ायदा होता था, आघाड़ी को भी फ़ायदा होता था। लेकिन देखिए, आपको जो है ना, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। अगर मैं मानता हूँ मैं बहुत काबिल हूँ, बहुत मैं आला हूँ, लेकिन मेरे से अगर गलती हो रही तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि गलती सरजद हो रही बोल के। शिंदे साहब ने क्या बोले और क्या नहीं बोले, मैं उस सवाल के बखेरे में नहीं जाता हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मजहबी शख्सियतों ने जी हिकमत अमली से काम करना चाहिए, तो इसके फ़ायदे बहुत आ सकते।
सवाल ये साहब, जैसा आपने मजहबी शख्सियत नहीं आना चाहिए, फिर जो हिंदू नहीं आना चाहिए, मैं नहीं बोला, हिकमत अमली से हिकमत, तो फिर सवाल ये भी, वो भी तो हिंदू साधु संत, ये भी तो कहीं ना कहीं राजनीति में विकास की बात कर रहे अरे हैं। भैया योगी जी आए हुए हैं। मेरी बात सुनिए, अरे सब मक्कार होकर भामटों का टोला है जी, जिनकी आप बात कर रहे, तो ये काम कर रहे क्या? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान एक आसान इनको हरबा मिला हुआ है, इनको रोजगार किसी को देना नहीं है, महंगाई को कम करना नहीं है, डॉलर का रेट 87 के ऊपर चले गया, आज मुल्क को खर्चदार कितना बड़ा हो चुका। जब मनमोहन सिंह महाराज साहब थे, देख लिए क्या मुल्क में खर्चदार कितना था, आज कितना हो गया। मित्रों फेंके चले जा रहा है, हिंदुज़म की अफीम चटाए हुए लोग मारे चले जा रहे हैं, बेवकूफ़ बने चले जा रहे हैं। अगर वाकई में लोगों को जागरूक करने का काम और समाजी इश्यू पे कोई काम करे तो सिर्फ एमआईएम पार्टी कर रही है, सिर्फ एमआईएम पार्टी कर रही है। बाकी ये सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे, सत्ता हासिल कर रहे। बता मेरे को उत्तर प्रदेश में क्या हुआ जी। आज आप जो है तो वहाँ का क्राइम का ब्यूरो निकाल के देखो आप, पुलिस को ठोक रही है वहाँ, पुलिस की मुखबिरी कर रही है वहाँ। इन्होंने बात करे थे, बड़े बड़े बातें करके आए थे, बेवकूफ़ बनाए इन्होंने। 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, गाजर दिए जी। गंगा को 2022 तक साफ कर देंगे, गंदी से गंदी होकर रह गई। अब जो लोग वोट दे रहे ये सवाल ही नहीं कर रहे जी। अब ये सिर्फ अफीम चाटे हुए इन्होंने बस हिंदुत्व की, उसके अंदर तुम्हारा मैं क्या कर सकते? हम जितना जगाने का काम उतना करेंगे, जितना हम काम कर सकते सियासत में बिल्कुल तक काम करेंगे। सवाल ये साहब, जो मीडिया हम देख रहे हैं खंगाल, उसमें ये हिंदुओं को महसूस हो रहा है या उनको वो बावर करा रहे हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू समाज खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, तो ये तो कश्मकश वाली बात होगी साहब। देखो, जो डरपोक होगा वो डरेगा। संविधान आपके पास में है, क्या का खतरे में है? कौन खतरे में है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेकर तो लोअर कोर्ट तक क्या मुसलमान बैठे हुए? क्या जजेस? प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे के कॉर्पोरेटर तक क्या मुस्लिम बैठे हुए? क्या पूरे? किससे डरे? अधूरी बातें क्यों करते? क्यों हिंदू समाज को डरा रहे? और इनको मालूम है कि हिंदू कौम को सिर्फ डराओ और इनके वोट ले लो, मुसलमानों से डराओ और वोट ले लो। इस पॉलिसी पे काम चल रहा। एक पैसे का काम करने की जरूरत नहीं है निकम्मों को। ना कोई धरना करेंगे, ना आंदोलन करेंगे, ना पानी का काम करेंगे, ना कचरे का काम करेंगे, ना रोजगार का काम करेंगे, ना किसी को किसानों के इशू उठाएंगे। सिर्फ आओ मुसलमानों को 2 बात करो, बाप की जागीर वोट मिल रहे ना उनको। मुसलमान तो इनके बाप की बबूती हो गई ना। सर, आज सोशल मीडिया पे मैं आ जाता हूँ अपने दिल्ली की तरफ। आज देखिए, आप खंगाल लीजिए कि अब वहाँ पर जैसा आप एमआईएम बहुत ज़्यादा सीट नहीं लेंगी, ठीक है, कि केजरीवाल साहब चुनकी नहीं, चुनके कौन आ रहा था? ये तुम्हारे में बता दे, नुजूमी है क्या अपन? नहीं, फिर सवाल है ना, कुछ भी नहीं, सब अपना अपना काम करेंगे बराबर, अपने अपने तरीके से लड़ेंगे। मैं खुल के कह रहा हूँ, लोग छोड़ो, आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। नहीं ना साहब, कौन सोशल मीडिया में ना साहब, सोशल मीडिया को छोड़ दो आप। ये साहब ऐसे अरे बात हुई। केजरीवाल वहां पर जमीन पे काम कर रहा है, एमआईएम पार्टी वहां जमीन पे काम कर रही, कांग्रेस भी वहां पे जमीन पे काम कर रही। अब आ जा रहे आप जो है तो एमआईएम सबकी मुखालिफत करेंगे, जीत के आ रहा कौन सा? फिर किसके? कांग्रेस की मुखालिफत। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? एमआईएम ने खामोश बैठ जाना है क्या? आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं क्या? मैं ये बोला था कुछ मुफाहमत करा। आप एमआईएम विरोधी है क्या? नहीं, विरोधी नहीं हूँ साहब। आपके आपने एमआईएम के 2 काम अच्छे गिनाई आप, कुछ तो काम करेंगे ना। मैं पत्रकार हूं, वो बात आज ये चल रहा है कि कांग्रेस से कुछ बात होना चाहिए, सेकुलर पार्टी से बात होना चाहिए। लेवल के ऊपर और राज्य लेवल, रियासती लेवल के ऊपर अगर पॉलिटिकल इश्यूज को कोई बेबाकी से उठा रहे हैं तो सिर्फ एमआईएम पार्टी उठा रही है। वो उससे इनकार नहीं साहब, मैं बस मानता हूं इस बात को। हम उतना काम करेंगे। कौन जीत रहा कौन हार रहा, हमको ये भगड़े में क्यों डाल रहे हैं आप? क्या लेना देना हमारा? मुफाहमत हो सकती, सियासी मुफाहमत, जैसे नहीं। आप महाराष्ट्र महाविकास से आपको जरूरत है, आपको लगता है हमसे आपको नुकसान हो रहा तो आपने हाथ बढ़ाना चाहिए। देख लिया हमने सब करके, बहुत बड़े बड़े बुलंद दावे में बात कर रहे थे, असेंबली के अंदर बातें करने वाले, मुंह दिखाने को जगह नहीं है उनको, बड़े बड़े बातें करने वाले। कौन से बिल में छुप के बैठे हो? हमको नहीं चाहिए एमआईएम, हम एमआईएम से नहीं मिलेंगे। उनको लग रहा था हम एमआईएम को दूर रखेंगे तो हिंदू वोट दे देंगे, मिला गाजर उनको। गाजर मिला कि नहीं गिरा? हाँ, फिर चलिए, बहुत तवील वक्फे के बाद हमने आरिफ हुसैन साहब से मुलाकात की और तमाम पहलू पे बात की। मैं समझता हूँ कि मैंने गली से लेकर दिल्ली तक बात किया हूँ, बहुत समेटते हुए बात किया हूँ, ताकि जो बात गर्दिश कर रही थी, लोग चर्चा में कर रहे थे, कुछ लोग दबे अल्फाज में कर रहे थे, कुछ सामने आके नहीं कर रहे थे, कुछ हमको बराह रास्त कर रहे थे, वो तमाम बातों को, सवालों को मैं समेट उनके सामने बात रखा हूँ। ये आपके सामने है। और ख़ासकर चंपा चौक से जो जाना रोड का मामला है, साहब ने बहुत खुलकर कहा है, जो लोगों के बॉन्ड पे प्लाट है, जो भी है, देखिए सुनहरी मौका है। आज एमआईएम के तमाम नेता आपके ऐलान कर रहे हैं कि आइए हमारे पास, इससे पहले कि कुछ और नुकसान हो जाए, इससे पहले कि कुछ हालात आप मायूस हो जाए, अभी भी वक्त है, आप आइए। या शेख अपनी देख, अपने फ़ायदे के लिए आप चक्कर मारिए, आपके लिए बैठे हुए। और सामने कहा है कि हमारे श्रीकांत साहब एक अच्छे आदमी हैं, अच्छे अधिकारी है, तो आप भी फ़ायदा उठाइए। उम्मीद करते हैं इसके ऊपर मतलब माहौल को अफवाह ना फैलाते हुए आप विकास की तरफ जाएंगे। ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है।